बात चल रही है इशू ऑफ शेयर्स की। सबसे पहले हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं सर कि इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। क्या कह सकते हैं हम? इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ये थ्योरेटिकल पॉइंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे सामने आई वो क्या आई बेटा? कि कंपनी कैसी है? वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। लोग अपनी इच्छा से एक साथ इकट्ठे होते हैं बिजनेस को करने के लिए। दूसरी चीज, ये आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको किसने क्रिएट किया है? लॉ ने क्रिएट किया। कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं हम रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। तो जब आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किस में रजिस्टर्ड कराते हो? कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कराते हो। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड वर्ड नहीं होता, यहाँ वर्ड चलता है इनकॉर्पोरेशन। यहाँ क्या वर्ड यूज होता है? इनकॉर्पोरेशन। यानी जब कोई बिजनेस इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड होता है कंपनी एक्ट 2013 में, तो वो बन जाता है एक आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको किसने क्रिएट किया है? लॉ ने क्रिएट किया। इसके पास क्या होती है? अपनी खुद की कॉमन सील होती है। कॉमन सील आज के समय पे कंपलसरी है क्या? नहीं। 2013 के कानून के बाद कॉमन सील होना जरूरी नहीं है। डायरेक्टर साइन कर सकते हैं और काम हो जाएगा। ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब मेंबर में कम में गो बट कंपनी लिव्स फॉरएवर। मालिक आए चाहे मालिक जाए, कंपनी सदा चलती रहेगी। कंपनी को बनाया किसने है? कानून ने। तो कंपनी को डिसॉल्व भी कौन करेगा? कानून देगा। और ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस जो है ये कंपनी को फीचर देता है। कैसा? बॉडी कॉर्पोरेटर। कैसा फीचर बनता है ये? बॉडी कॉर्पोरेट फीचर बनता है। बॉडी कॉर्पोरेट शब्द का मतलब यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को रन कर सकती है, खुद को चला सकती है, खुद के नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकती है, खुद के नाम पे प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकती है, खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अगर आपने रिलायंस से कोई एग्रीमेंट किया तो मुकेश अंबानी थोड़ी साइन करेगा, रिलायंस कंपनी कर रही है आपसे एग्रीमेंट। उसके बिहाफ पर कंपनी क्या लगाएगी? अपनी कॉमन सील, और डायरेक्टर्स करेंगे साइन। और कंपनी की लायबिलिटी कैसा है? लिमिटेड होती है। और इसके जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। लेकिन ये केवल ट्रांसफर ऑफ शेयर किसमें देखने को मिलता है? पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या? सरकारी कंपनी नहीं, ऐसी कंपनी जिसमें किसने पैसा लगाया है? आम जनता ने पैसा लगाया, पब्लिक ने पैसा लगाया। प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते। और कंपनी का सबसे अच्छा फीचर जो है वो यही है कि मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग है। मालिक को काम नहीं करना। पार्टनरशिप में आपने देखा है कि जो मालिक है, जो पार्टनर है, वही बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए वो वहां पर रेम्यूनरेशन डिमांड करते हैं इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इन फॉर्म ऑफ कमीशन, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। एज अ ओनर वो क्या मांग सकते हैं? केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर पार्टनरशिप में क्योंकि पार्टनर्स काम करते हैं इसलिए वो सैलरी और कमीशन मांगते हैं। तो यहाँ पर सैलरी और कमीशन का कोई जिक्र ही नहीं है ओनर के लिए। यहाँ पर तो मैनेजमेंट को आपको क्या पे करना पड़ेगा? रेम्यूनरेशन पे करना पड़ेगा। जो मैंने आपको कहा था, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट का 1% लेते हैं। और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम लिमिट कितनी बताई थी मैंने? 11%। 11% से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप रेम्यूनरेट नहीं कर सकते। तो ये तो कंपनी की थ्योरी बात हो गई बेटा। अब अपन बात करते हैं आगे टाइप्स पे। तो कंपनी हमें कितने टाइप की देखने को मिलती है? 3 टाइप की देखने को मिलती है। या तो कंपनी है अनलिमिटेड कंपनी। ऐसी कंपनीज आज के समय हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ऐसी कंपनीज में उनकी लायबिलिटी में कोई लिमिट नहीं होती। और हम तो चाहते हैं ना कंपनी बनाई तो लिमिटेड लायबिलिटी रखें। अगर कंपनी में आपने अनलिमिटेड लायबिलिटी रख ली तो इसका मतलब क्या है? आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो यूज हो जाएगी। जब भी कंपनी पे क्लेम होगा और कंपनी की एसेट्स कम होंगी तो उसकी जगह हम किसको यूज करेंगे? आपकी पर्सनल एसेट्स को हम यूज करना शुरू कर देंगे। दूसरा हमें क्या नाम देखने को मिलता है? लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी यानी कि आपने गारंटी दी है कि इतना पैसा हम देंगे। एज अ ओनर, एज अ मेंबर आप क्या कह रहे हो? इतना पैसा हम देंगे। और ये सारी चीज कब अराइज होगी? एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। जब वाइंड अप होगा तब आपको ये पैसा देना पड़ेगा। और हम इन दोनों पे चर्चा कर रहे हैं क्या? हमारी जितनी भी कैलकुलेशन है वो किस पे चल रही है सर? हमारी कैलकुलेशन चल रही है इस सेंटर पॉइंट पे, जिसका नाम क्या है बेटा? लिमिटेड बाय शेयर्स। कहाँ जाना है? लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है? कि जितना पैसा आपके शेयर का है उतना ही आपको पे करना है। एक शेयर की कीमत है 10 रुपए। आपने अगर एक शेयर उठाया तो आपकी लायबिलिटी कितनी है? 10 रुपए। अगर आपने 100 शेयर उठाए तो 100 इंटू 10 कितना होता है? 100 इंटू 10 1000। तो आपकी लायबिलिटी कितने की होगी? 1000 की। अगर आपने 5000 शेयर उठाए 10 रुपए पे तो आपकी लायबिलिटी कितनी होगी? 50,000 की होगी। यानी कि जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर की उतनी ही आपकी लायबिलिटी, उससे ज्यादा कंपनी आपसे पैसा नहीं मांग सकती। और इस बेसिस पर जब हम कंपनीज को देखते हैं तो फिर हम नाम पढ़ते हैं एक तो प्राइवेट कंपनी, और एक नया वेरिएंट हमें कंपनी एक्ट में नया देखने को मिला है वो है 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के हिसाब से ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो काम की बात है वो क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मना करें। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मना करें, आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपकी मेंबर की लिमिट मैक्सिमम 200 हो सकती है, 200 से ज्यादा आप मालिक नहीं रख सकते। 200 से ज्यादा मालिक रखने तो पब्लिक लिमिटेड बनाओ, और पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। अगर ये 3 कंडीशन आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है और आपका आर्टिकल एसोसिएशन इन 3 चीजों पे आपको क्या कर रहा है? मना कर रहा है, तो फिर आपकी कंपनी किस नाम से जानी जाएगी? प्राइवेट। पर आज के समय स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे हैं, नए नए बिजनेसेस खुल रहे हैं, पर उनके पास कंपनी बनाने का तो ऑप्शन ही नहीं बचा।
भाई अगर आपने स्टार्टअप वर्ड सुना होगा तो स्टार्टअप में आपने एक चीज देखी होगी कि देयर आर 2 पर्संस, को फाउंडर्स होते हैं। अलग पांडे अकेला थोड़ी है, अलग पांडे कहानी का हीरो है जिसको बेचा जा रहा है, पर उसका को फाउंडर कौन है साथ में? आईआईटीएन फ्रेंड उसका, जिसने पीडब्ल्यू बिल्ड करने में उसके साथ में पूरा काम किया। आप कोई सा भी बड़ा स्टार्टअप देखना, उसमें हमेशा आपको एक को फाउंडर मिलेगा। भाई आज जैसे मैं हूँ, मेरा स्टार्टअप है कोचिंग एडटेक, पर अब एडटेक में मैं पढ़ा ही सकता हूँ ना, मेरे स्किल यही है, तो मुझे मार्केटिंग भी चाहिए, मुझे टेक्निकल एक्सपर्टीज भी चाहिए, ये सब सीखने बैठ रहा हूँ, तो मेरा समय उसमें भी तो जा रहा है, और मैं कितना कर लूंगा अकेले? तो आई नीड अ को फाउंडर जो स्किल्ड हो, ट्रेंड हो। इसलिए प्राइवेट लिमिटेड बनने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। और पब्लिक लिमिटेड बनानी है तो कितने लोग चाहिए? 7 लोग चाहिए। पर अब ये जो सिंगल पर्सन है हमारे जैसे, हम कैसे बिजनेस करें? तो हमारे लिए कंपनी एक्ट ने हमें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दी, और इसको क्या नाम दिया बेटा? ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, एक मेंबर कंपनी बना देगा, खाली कितना? एक इंसान। प्राइवेट बनाने के लिए तो कितने चाहिए? 2। पब्लिक बनाने के लिए कितने चाहिए? 7। पर एक ही मेंबर हो और कंपनी बन जाए तो वो कंपनी का नाम है ओबीसी। और ये जो मेंबर है ये आरओआई होना चाहिए। आरओआई का मतलब है रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ इसका मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ इसका मतलब क्या है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी कि एक साल में आपको कितने दिन भारत में रहना पड़ेगा? 182 डेज रहना पड़ेगा। तो आप ओपीसी बनाओ और चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको साथ के साथ एक बंदा नाम लिखना पड़ेगा कि अगर मैं मर गया या मैं पागल हो गया या मेरे साथ कुछ हो गया तो आपको एक नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा जो आपके बाद उसको संभालेगा। समझ में आ गई बात? और क्या कह रहा है? इस ओपीसी का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टर्नओवर यानी कि सेल्स, आरएफओ, एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना करोड़ों में खेल रहे हो फिर तो आप प्राइवेट लिमिटेड चलाओ, फिर ओपीसी मत चलाओ। और आपने अगर ओपीसी बनाई है तो आपका पर्पस बिजनेस पर्पस होना चाहिए। आप चैरिटी नहीं कर सकते कि मैं तो चैरिटेबल चला रहा हूं, नहीं। जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो आप बोलो कि ओपीसी बना के मैं तो लाइब्रेरी चलाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं। बिजनेस पर्पस होना चाहिए, ट्रेडिंग होनी चाहिए, कोई सर्विस होनी चाहिए या कोई मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। और आपकी कैपिटल की लिमिट क्या है? यहाँ पे कैपिटल की लिमिट कितनी बताइए? 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा आपकी कैपिटल नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन में से 2 करोड़ की कंडीशन और 50 लाख की कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी आपने तोड़ी तो आपको ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड। और कंसेप्ट ये भी कह रहा है कि 2 साल तक तो आपको चलाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपने ओपीसी बनाई है तो कम से कम कितने साल चलाना पड़ेगा? 2 साल तो चलाना पड़ेगा। आप उसके बाद चाहो तो कन्वर्ट हो जाओ। पर अगर आपने लिमिट तो क्रॉस कर दी तो फिर कंपल्शन आ जाएगा, आपको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा, ये देख लेते हैं। ये डिफरेंस बहुत काम का है, वैसे तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, पर आई नो कि आपको थोड़ी चीजें कम याद रहती है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि प्राइवेट कंपनी में तो मैक्सिमम कितने होते हैं? 200, पर पब्लिक में मैक्सिमम हो सकते हैं अनलिमिटेड। पूरा वर्ल्ड भी चाहे तो मेंबर बन सकता है। मिनिमम चाहिए यहाँ पर 2 लोग, यहाँ पर चाहिए 7 लोग। और ये तो कौन है मेंबर? तो कौन है? कंपनी के ओनर। कंपनी चलाएगा कौन? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन बैठेगा? डायरेक्टर। तो प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और मिनिमम डायरेक्टर भी कितने चाहिए? 2। पर पब्लिक में मिनिमम मेंबर चाहिए 7, पर चलाने के लिए हमें खाली कितने चाहिए? 3। 3 डायरेक्टर चाहिए। भाई 7 का आधा कितना होता है? 3.5, तो 3 पकड़। पब्लिक कंपनी पैसा मांगेगी, पब्लिक से इनवाइट करेगी। आप जितने भी प्रोस्पेक्टस देखते हो कि हमारी कंपनी का शेयर खरीदिए, हम आईपीओ लेके आ रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हैं, वो सारी कंपनी कौन सी है? पब्लिक। प्राइवेट कंपनी को ये चीज करना अलाउड नहीं है। प्राइवेट कंपनी अपनी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर कर सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जहां तक बात है तो प्राइवेट कंपनी पे कंपल्शन है, उन्हें खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, ड्राफ्ट करना पड़ेगा। पर पब्लिक कंपनी चाहे तो कंपनी एक्ट में एक टेबल दे रखी है, उस टेबल से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी को आप यूज कर सकते हो। और ये टेबल है टेबल एफ। टेबल एफ लिमिटेड शेयर्स हैं, यानी कि आपकी कंपनी कैसी है? लिमिटेड बाय शेयर, और कंपनी के पास शेयर कैपिटल है। तो आप कौन सी टेबल यूज करोगे? एफ। ऐसे 5 टेबल है, टेबल जी, टेबल एच, टेबल आई, टेबल जे। अनलिमिटेड कंपनी के लिए अलग टेबल है, लिमिटेड बाय गारंटी के लिए अलग टेबल है। टेबल एफ मैंने किसके लिए लिखा है? लिमिटेड बाय शेयर्स हैविंग शेयर कैपिटल। एसएम का मतलब है यहाँ पे स्टैच्यूरी मीटिंग। एसएम का मतलब क्या बेटा? यहाँ पे स्टैच्यूरी मीटिंग। स्टैच्यूरी मीटिंग का मतलब ये है कि कंपनी को रजिस्टर्ड होने के बाद पहली शेयर होल्डर की मीटिंग करनी पड़ेगी। शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा? मीटिंग करनी पड़ेगी कि भैया आप कंपनी बन गई, अब अपने को काम करना है। प्राइवेट लिमिटेड के लिए ये चीज कंपलसरी नहीं है, पर पब्लिक कंपनी के लिए स्टैच्यूरी मीटिंग कंपलसरी है। कितने महीने में? 6 महीने में। अगर आपने मई में कंपनी रजिस्टर्ड कर ली तो 30 अक्टूबर तक आपकी स्टैच्यूरी मीटिंग, पहली मीटिंग हो जानी चाहिए। पहली मीटिंग को स्टैच्यूरी बुलाते हैं, उसके बाद जितनी भी होगी वो जर्नल मीटिंग्स कहलाएंगी, और साल में एक बार होगी तो एनुअल जर्नल मीटिंग कहलाएगी। ठीक है? कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना है और इनको क्या लिखना है? लिमिटेड लिखना है। तो ये तो थोड़ा बहुत हमने क्या कवर कर लिया बेटा? थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया। आइए अब आते हैं अपन 12th के आपके एडजस्टमेंट पे।
तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 ये आपके एडजस्टमेंट है। सबसे पहला एडजस्टमेंट किस पे चल रहा है आपका? इशू प्राइस। तो इशू प्राइस पे आपने पढ़ा है कि या तो किस पे हो सकता है, पार पर, या फिर किस पे हो सकता है, और जब भी प्रीमियम पे होता है तो हमें क्या ओपन करना पड़ता है? एसपीआर अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसको आप बुलाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या नए शेयर कंपनी न्यू शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है क्या? नहीं इशू कर सकती। कौन से सेक्शन के कहता है ये बात? सेक्शन 53 सेक्शन 53 क्या कहता है कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करेगी, नो डिस्काउंट इज अलाउड। सेक्शन 54 ये कहता है कि आप आपके डायरेक्टर्स को, आपके एम्प्लॉयज को डिस्काउंट दे सकते हो, जिसको आप कहते हो स्वैट इक्विटी शेयर्स या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। फिर बात आ गई सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन आपने 3 देखे, या तो होगा फुल सब्सक्रिप्शन, सबसे पहला जितने शेयर आपने इशू करे लोगों ने उतने शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। दूसरा केस हो सकता है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का रूल कहता है कि जितना पब्लिक ने अप्लाई किया सारी मल्टीप्लिकेशन उन नंबर ऑफ शेयर से चलेगी। भाई आपने 20,000 इशू करे, एप्लीकेशन 19,000 के लिए, तो अब आप जितनी भी एंट्री करोगे उनमें अमाउंट मल्टीप्लाई 20,000 से नहीं होगा, 19,000 से ही होगा। और फिर तीसरी कंडीशन आ गई हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 केस हो सकते हैं, या तो आप प्रो राटा अलॉटमेंट करोगे, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करोगे, तो आपके पास कोई एक्सेस मनी आएगा। आप 5,000 शेयर को 3,000 शेयर ही अलॉट कर रहे हो, जिन्होंने 5,000 मांगे उनको 3,000 ही अलॉट कर रहे हो, तो 2,000 शेयर्स का पैसा आपके पास रखा हुआ है। इसको हम एक्सेस मनी बुलाएंगे, और इस पैसे को हम आगे जो फर्दर अमाउंट से इंस्टॉलमेंट के अलॉटमेंट कॉल्स उस पर एडजस्ट कर देंगे कि भैया आप उस समय हमें पैसा मत देना, आपका एक्सेस पैसा हम वहां पे बराबर कर लेंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि आप रिफंड कर देंगे। और ये सारा एडजस्टमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन का एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री पर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल पे हो जाता है। रिफंड है तो वो भी हो जाएगा, और एक्सेस मनी है तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा। और एक्सेस मनी को हमें एक तरीके से क्या ट्रीट करके चलते हैं हम? एडवांस। तो एक बार क्रेडिट, अगली बार डेबिट। डेबिट यानी सीधे अमाउंट माइनस कर देते हैं, शो करने की जरूरत। इसके बाद ये मुख्य है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर की 2 कंडीशंस हो सकती है, या तो आप अकाउंट शो करोगे या अकाउंट शो नहीं करोगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंडिविजुअली भी आता है, फोर फीचर री इशू और कैपिटल रिजर्व की कहानी। और इसके बाद ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन है, इसमें हमें सिंगल एडजस्टमेंट देखने को मिलता है अप्लाइड और अलॉटेड शेयर का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में जो प्रो राटा कैटेगरी है उसमें से किसी इंसान का क्या बताया जाएगा? एरियर बताया जाएगा। तो अगर वो प्रो राटा कैटेगरी का बंदा है और उसका एरियर है, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेस मनी शामिल होगा उस इंडिविजुअल शेयर होल्डर का। तो हमें अप्लाइड और अलॉटेड शेयर पता लगा के उसका ये एक्सेस मनी पता लगाना, इसलिए ये एडजस्टमेंट होता है। आइए सबसे पहली चीज पे शुरू करते हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट पे चलती है, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, शेयर कैपिटल। सबसे पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है बेटा, उसका नाम क्या है? हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब जब भी कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो वहां से निकल के आती है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के हमें कितने नाम देखने को मिलते हैं? सबसे पहला ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड का दूसरा नाम रजिस्टर्ड, और एक और क्या नाम हो सकता है? नॉमिनल। ये कहाँ शो होती है? ये शो होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये आपकी कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है। ये क्या है आपकी कंपनी की? रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी शो कर रखी है? 15 लाख करोड़। ये उनकी मैक्सिमम लिमिट है। क्या इसको समय समय पे बदला जा सकता है क्या? बिल्कुल बदला जा सकता है। भाई फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस लिमिटेड पूरे 15 लाख करोड़ के शेयर इशू कर दे तो उनकी इशूड और ऑथोराइज्ड बराबर हो चुकी है। अब वो ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती क्योंकि ये आपकी कैसी लिमिट है? मैक्सिमम लिमिट है। तो अब आपको आपका मेमोरेंडम अल्टर करना पड़ेगा। जैसे कपड़े के लिए क्या वर्ड यूज करते हो? अल्टरेशन वर्ड यूज करते हो, फिट करने के लिए या खोलने के लिए। तो वही वर्ड यहाँ पे यूज होता है कंपनी एक्ट में। हम मेमोरेंडम को अल्टर करेंगे और उसमें लिमिट को फिर इंक्रीज कर दें। अब अगर कंपनी ने 3 लाख करोड़ की लिमिट इंक्रीज कर दी तो अब कंपनी कैपिटल हो गई है, ऑथोराइज कैपिटल हो गई है 18 लाख करोड़। अब कंपनी कितने इशू कर सकती है? 3 लाख करोड़ के शेयर और इशू कर सकती है। कंपनी ने जितने शेयर इशू करे हैं पब्लिक को, वो क्या बनती है? इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल किसका पार्ट है? ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड में से जितना पब्लिक को इशू कर दिया वो बन जाएगा इशूड, और उसमें से पब्लिक ने जितना पैसा आपको दे दिया वो बन जाएगा सब्सक्राइब। और ये सब्सक्राइब 2 तरीके का होता है, फुल्ली पेड अप और नॉन फुल्ली पेड अप। तो नॉन फुल्ली पेड अप किन कारणों से हो सकता है? या तो कंपनी ने पूरा पैसा ही नहीं मांगा, या कंपनी ने पैसा तो पूरा मांगा, किसी ने पूरा पैसा दिया नहीं। इन 2 केसेस में नॉट फुल्ली पेड अप कहलाया जाता है। अदरवाइज कंपनी पूरा पैसा मांगती है, पूरा पैसा जमा हो गया तो बन जाता है फुल्ली पेड अप। अच्छा, ये 2 शब्द कैलकुलेशन में तो नहीं आते, पर हमें इन वर्ड्स की जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब हम फोरफीचर करते हैं, रीइशू करते हैं, तो काम में आते हैं। कॉल्ड अप, जो पैसा कंपनी ने अभी तक मांगा है वो है कॉल्ड अप कैपिटल। भाई कंपनी का 10 रुपए का शेयर है पर कंपनी ने 8 रुपए मांगे, तो फोरफीचर में एंट्री 10 रुपए से होगी कि 8 रुपए से होगी? तो हम ये बोलते हैं फोरफीचर में शेयर कैपिटल का अमाउंट हमेशा किससे जाता है? कॉल्ड अप से जाता है। और जितना शेयर होल्डर पे कर देता है वो क्या बन जाता है? पेड अप। अच्छा, एक कैपिटल और होती है जिसका नाम होता है रिजर्व कैपिटल। क्या नाम होता है बेटा? ये रिजर्व कैपिटल अनलिमिटेड कंपनी के पास ही होती है। केवल किसके पास होती है?
तो ये तो टाइप्स हो गए। अब फोकस करिएगा न्यूमेरिकल पार्ट पे। अगर क्वेश्चन आता है शेयर कैपिटल पे बैलेंस शीट बनाओ, तो हमें ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होता है। और नोट्स टू अकाउंट्स में हमें केवल 3 कैपिटल शो करनी होती है, ऑथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड। ना तो कॉल्ड अप शो करते हैं, ना पेड अप शो करते हैं, ना रिजर्व शो करते हैं। खाली कितनी शो करते हैं? ऑथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो कंपनी की बता रखी है वो लिख के उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे यहाँ पे। इशूड लिख के उसको भी क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। सब्सक्राइब्ड में फुल्ली पेड अप का अमाउंट शो करेंगे। नॉन फुल्ली पेड अप में 2 चीजों का हिसाब होगा। अगर कॉल सीनियर है तो माइनस हो जाएंगे, और शेयर फोर फीचर में पैसा पड़ा हुआ है तो वो प्लस हो जाएगा। अगर आपने शेयर फोरफिट करके सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए तो देयर विल बी नो अमाउंट ऑफ फोर फीचर। फोर फीचर का अमाउंट खाली तब आएगा जब आपने फोरफिट कर लिए पर उन्हें री इशू नहीं किया। अगर आपने री इशू कर दिया तो वो वापस किसका पार्ट बन गया? आपकी शेयर कैपिटल बन गई वापस। समझ में आ रही है बात? भाई आपने फोरफिट करके अगर री इशू कर दिए तो वो तो सब्सक्राइब हो गया ना वापस से, वो तो बिक गए वापस। कैपिटल रिजर्व में गया, वो तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। भाई कैपिटल रिजर्व शेयर कैपिटल का पार्ट थोड़ी है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये दोनों तो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। समझ में आई कहानी? और यहां पर जो आपका ये टोटल अमाउंट आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, ये वाला, ये अमाउंट आपको कहां शो करना है? बैलेंस शीट में शो करना। समझ में आई बात? अब आते हैं चर्चा पे। तो शेयर्स, तो शेयर पहली बात मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि खरीदी जाती है और बेची जाती है, एक खाते से दूसरे खाते में जा सकती है। बिल्डिंग जा सकती है। अगर मैं बिल्डिंग बेचूं तो ये बिल्डिंग जाएगी कि जिसको बेचा है वो यहाँ आएगा। तो इसलिए बिल्डिंग कैसी प्रॉपर्टी मानी जाती है? इमूवेबल। मूव अवेलेबल नहीं, मूवेबल। इनमूवेबल नहीं है, इन मजे ले रहे हैं। दूसरा, अरे यू आर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कौन सा बैरियर टू कम्युनिकेशन दे रहे हो तुम मेरे को? फॉल्टी ट्रांसलेशन की प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। नितिन ने इसमें भी ढूंढ लिया बैरियर। दूसरी कंडीशन मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ क्या ही ट्रांसलेटर शुरू कर देता। 1 मिनट मैं याद दिला दी, 5 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। फोकस वापस। शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, पर किसके रूल के हिसाब से ट्रांसफरेबल होंगे? आर्टिकल्स के हिसाब से। और तीसरा इन्हें क्या ट्रीट किया जाता है? गुड्स ट्रीट किया जाता है। कैसे पता लगाते हैं नंबर ऑफ शेयर? तो जो टोटल कैपिटल होती है उसको किससे डिवाइड करते हैं? अभी बताया था क्वेश्चन में, टोटल कैपिटल कितनी थी? 1 करोड़, और शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10। तो नंबर ऑफ शेयर कितने बन गए? 10 लाख बन गए। अब ये शेयर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। ऐसे हमारे दोस्त होते हैं, कुछ तो होता है हमारे इक्विटी, कुछ होते हैं प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के साथ 2 चीजें, इनको डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलेगा, इसलिए प्रेफरेंस शेयर के आगे आपको ऐसा देखने को मिलेगा 11% प्रेफरेंस शेयर। तो यानी कि जो इनका राइट है फिक्स डिविडेंड मिलने का वो पहले से प्री फिक्स्ड है। तो अगर मैंने लिखा 11% प्रेफरेंस शेयर तो इसका मतलब इनको कितना डिविडेंड मिलेगा? 11%। अगर मैंने लिखा 8% प्रेफरेंस शेयर तो इन्हें 8% मिलेगा। इसलिए हर प्रेफरेंस शेयर के आगे आपको एक परसेंटेज वैल्यू दे रखी होगी। वो वैल्यू किसको डिनोट कर रही है? उस फिक्स डिविडेंड को डिनोट कर रही है जिसका उन्हें अधिकार है। और दूसरा अधिकार है कि इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले इनको पैसा मिलेगा अगर धंधा बंद होता है। यानी 2 अधिकार है। पहला अधिकार, इक्विटी को डिविडेंड बाद में मिलेगा, पहले डिविडेंड हमें मिलेगा और फिक्स डिविडेंड चाहिए। और दूसरा, अगर कंपनी बंद हुई तो इक्विटी से पहले पैसा हम लेंगे। क्लियर है? तो लोग प्रेफरेंस शेयर खरीदते होंगे। आज के समय कोई कंपनी इशू करती होगी, ये थोड़े रिस्क फ्री हो गए ना, लेस रिस्की मामला है। स्टॉक मार्केट में तो कहते हैं ना रिस्क है तो हाँ, तो इसलिए फिर हम और कुछ अभी सिलेबस के चैप्टर पूछूंगा वो याद नहीं है। रिस्क है तो रिस्क है। मैं तो बीच में हूँ, क्योंकि इधर रिस्क है इधर रिस्क है, और मैं सीबीएसई आरबीएसई अपने बोर्ड पे चल रहा हूँ। दूसरे हैं हमारे मेन जिन पे सारी चर्चा चलती है, इक्विटी शेयर। इसलिए हम इनके लिए कोई ऐसे कोई परसेंटेज वैल्यू आगे नहीं लिखते हैं, हमें थ्योरी है, एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, जैसे आपने डिबेंचर्स के देखे थे ना, ऐसे यहाँ पर ये प्रेफरेंस के भी टाइप्स। इक्विटी कौन है? इनको प्रेफरेंस के बाद पैसा मिलेगा, ये मीटिंग्स करने जाएंगे और इनके पास वोटिंग राइट्स है। एनुअल जनरल मीटिंग में ये वोट डालेंगे और डिसाइड करेंगे कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी के प्रोजेक्ट्स, कंपनी के डिविडेंड्स, बाकी चीजें। डायरेक्टर कौन अपॉइंट होगा, ये यही है रियल ओनर्स, इक्विटी होल्डर्स। ये कौन है? कंपनी के रियल ओनर्स। प्रेफरेंस शेयर वाले प्रायोरिटी वाले ओनर्स हैं। बस भाई आप पैसा दे रहे हो पर आपकी कुछ शर्तें हैं, तो आप उसी तरीके से रहो हमारे साथ, ज्यादा नहीं। ओनरशिप तो है, प्रेफरेंस शेयर की भी ओनरशिप है, पर रियल ओनर्स इक्विटीज ही है, क्योंकि वोटिंग राइट्स इनके पास। ये केवल तब वोट करेंगे जब इनकी मीटिंग होगी, ये सारी मीटिंग्स में वोट नहीं करेंगे, ये तो सब में इंडल्ज होंगे। ठीक है, अब प्रेफरेंस के टाइप देखें। सबसे पहला क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, और दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव। ये जो आपको डिविडेंड मिलना है, अगर इस साल नहीं मिला
किसी कारणवश कंपनी को प्रॉफिट नहीं है, या कंपनी इस बार प्रॉफिट इन्वेस्ट कर रही है वापस, या कंपनी इस साल लॉस कर रही है, आपको किसी कारणवश इस साल डिविडेंड नहीं दे पाए, चिंता मत करो, अगले साल के डिविडेंड में इस साल का डिविडेंड ऐड करके पे करेंगे आपको। तो ये शेयर बन गए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बन गए? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पर वहां बोले अगर नहीं दिया तो नहीं दिया, भूल जा, अगले साल देंगे, तो ये बन गए नॉन क्यूमुलेटिव। पार्टिसिपेटिंग, कंपनी कह रही है कि देखो ये 11% प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, तो आपको 11% तो फिक्स दे ही दिया, अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है अगर ज्यादा हो गया तो उसमें भी आपको 1-2% दे देंगे कभी कभी। वैसे तो आपको फिक्स डिविडेंड मिलना है, ये तो मिल ही रहा है, पर इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर्स के लिए डिविडेंड बटना है उसमें से 1-2% और ले जाना, तो ये बन गए पार्टिसिपेटिव। ऐसा कुछ भी नहीं है फिक्स डिविडेंड ले और घर बैठ अपने, तो नॉन पार्टिसिपेटिव। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल यानी कि आपसे जो अभी पैसा लिया है शेयर कैपिटल के नाम पे, 10 साल बाद आपको ये पैसा वापस कर देंगे, फिर आप कंपनी के मालिक नहीं, तो ये बन गए रिडीमेबल। इररिडीमेबल, जब कंपनी बंद होगी तभी आपको पैसा मिलेगा, आज के समय पर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते आप। पर ये इक्विटी वाले जो है ना, इनके साथ नहीं है। इक्विटी वालों को तो कंपनी पैसा तभी लौटाएगी वापस जब कंपनी बंद होगी। तो यार मेरे को तो पैसे की जरूरत पड़ रही है, शेयर मार्केट में बेच दे, इसलिए तो शेयर मार्केट बनाना पड़ा। आपके यहां से कंसेप्ट खुलना चाहिए ये चीज, भाई शेयर आपको किसने दिया, आपने किससे शेयर खरीदा? कंपनी से। अब आपको तो पैसे की जरूरत पड़ गई, अब आप शेयर कंपनी के पास लेके जाओगे, यार मेरे को इसका पैसा वापस चाहिए, तो कंपनी क्या बोलेगी? वाइंड अप पे आना, जब धंधा बंद होगा तब आना, हम तो पैसा तब देंगे वापस आपको। आपने हमें पैसा दे दिया तो आप तो मालिक हो भैया, मालिक पैसा थोड़ी मांगता है ऐसे वापस से। अरे यार कैसे बात कर रहे हो, मेरे तो यार गाड़ी खरीदने पैसे नहीं मेरे पास, यार कैसे खरीदूं? तो एक काम करो, शेयर मार्केट चले जाओ, कोई दूसरा ऐसा मालिक ढूंढ लो जो मेरा मालिक बनना चाहता हो कंपनी। कंपनी वापस थोड़ी देगी। तो मैं शेयर मार्केट में गया, अब शेयर मार्केट में मैं ढूंढने थोड़ी बैठूंगा, मैंने एक ब्रोकर अपॉइंट कर रखा है, ब्रोकर को कहा बेच दे, ब्रोकर ने बेच दिए, क्योंकि खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं और बेचने वाले भी बहुत सारे, इसलिए मैं शेयर मार्केट में बेच देता हूँ और मेरी लिक्विडिटी हो गई, कैश कन्वर्ट हो गया मेरा शेयर। ठीक है, पर प्रेफरेंस शेयर के साथ क्या आपको वापस पैसा लौटाना ही पड़ता है, इसलिए तो रिडीमेबल बना कि भाई आप पैसा दे दो हमें और हमारे मालिक कितने साल के लिए रहो? 10 साल के लिए, 10 साल बाद हम आपको पैसा लौटा देंगे, जैसे डिबेंचर्स। आप अभी हमें लोन दे दो, उधार दे दो 3 साल के लिए, हमारा डिविडेंड की जगह क्या चलेगा? इंटरेस्ट चलेगा। ये कैपिटल है इसलिए यहाँ पर क्या दे रहे हैं? डिविडेंड। वो लोन है इसलिए वहां पे क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट। आखिरी कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, 3 साल बाद आपकी इच्छा हो तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेना। तो ये कौन से बन गए? कन्वर्टेबल। कोई कन्वर्ट नहीं है, प्रेफरेंस शेयर बन के रहो, ज्यादा चाचू नहीं, तो ये बन गए नॉन कन्वर्टेबल। और थोड़ी देर पहले जो मैंने चर्चा करी थी स्वेट इक्विटी शेयर, पसीने वाले, जो पसीना बाहर आए, कौन बाहर आए? डायरेक्टर्स, उनको हम कम रेट पे इशू करते हैं, पर इनका एक लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन यानी कि ताला लगा के रखेंगे, 3 साल तक आप बेच नहीं सकते शेयर्स। एक तो आप डायरेक्टर बने, आपको मिला 90 रुपए पे, आज बाजार की प्राइस चल रही है 120, आप बेच दे 30 रुपए कमाएंगे, ये नहीं कर सकते आप। 3 साल आपके पास रखो, क्या पता 3 साल बाद वो 2200 का हो जाए, ये भी हो सकता है 70 का हो जाए। 70 का हुआ तो तू ही तो डायरेक्टर था, ऐसा क्या किया तेने कंपनी का कि शेयर प्राइस गिर गई? और 2200 हो गया तो तेरी मेहनत है, तेरे को जो शेयर दिए थे उसकी वैल्यू देने और बढ़ा दी। भाई कंपनी की शेयर मार्केट, आप सोचो इंसान कितना दिमागदार है कि धंधे की कैपिटल को भी प्रोडक्ट बना के बेच दिया। कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है वो तो समझ में आ रही बात, पर कंपनी ने अपनी कैपिटल को भी क्या बना दिया है? प्रोडक्ट। खरीदो बेचो। अब अगर कोई नई कंपनी है या 10 साल पुरानी कोई एक कंपनी है, अगर वो अच्छा काम करेगी तो उसमें सब पैसा लगाने की इच्छा रखेंगे, तो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आएगा, डिमांड बढ़ेगी। अब अगर सप्लाई नहीं है तो कीमत बढ़ेगी। भाई महिंद्रा कंपनी के ये पीछे 1, 2 और आप 4, 6 मालिक हो, हम 3 लोग महिंद्रा कंपनी खरीदना चाहते हैं, आप बेचना ही नहीं चाह रहे, तो हम क्या करेंगे? भाव बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? भैया 250 में, अरे बोले नहीं। भैया 300 में, अरे बोले नहीं। और 400 में यार, अब 400 में आप में से कोई एक बिदक गया, नितिन बोल देगा यार खरीद लो शेयर्स, तो वहां से लिक्विडिटी आ गई बाजार में, इसकी जगह मालिक कौन बन गए? हम तीनों में से कोई एक मालिक बन गए। इस तरीके से स्टॉक मार्केट ट्रेड होता है। ठीक है, अब आते हैं हम उस कंसेप्ट पे जो हमने मिस किया था, क्या था? इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर कितनी तरीके से हो सकता है देखते हैं भैया। सबसे पहला इशू ऑफ शेयर करने का तरीका है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये आपने कंसेप्ट फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है कि हम जो है प्राइवेट सोर्सेज से हमारी कैपिटल रेज करते हैं, हम पब्लिक के पास नहीं जाते। मेरी कंपनी ने इनकी कंपनी से बात करी कि भैया आप पैसा लगा रहे हो क्या? बोले कितना चाहिए? बोले 50 लाख चाहिए। बोले कितनी इक्विटी देगा? बोले 40% दे देंगे। शेयर अलॉट हो गए इनको, पैसा ले लिया हम, तो ये बन गया प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरा तरीका ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जर्नल मीटिंग में। कंसेप्ट क्या है? अलग अलग लोग बैठेंगे, ये हो रही है जर्नल मीटिंग। अब मेजोरिटी जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। मतलब यहां पर अगर 100 लोग बैठे हुए हैं, अगर 25 लोग इस चीज को मना कर रहे हैं
तो 75 लोग इसको हाँ करने चाहिए। 25 का 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो जब मेजोरिटी 3 टाइम्स होती है माइनॉरिटी के, जो लोग फेवर में नहीं है उनसे 3 गुना लोग फेवर में होने चाहिए, उसको कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन शब्द का मतलब वो नहीं है जो आप करते हो जनवरी में कि मैं इस साल पढ़ाई करूंगा, मैं इस साल इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, इस साल में कोई रिलेशनशिप्स नहीं रखूंगा, हो ही नहीं रही वैसे ही, है ना। तो ऐसा रेजोल्यूशन ले लो जो फुलफिल भी हो जाए है ना। तो कंपनी में रेजोल्यूशन का मतलब ये कि जब भी लोग आपस में इकट्ठे होकर कोई डिसीजन लेते हैं तो वोटिंग करके लेते हैं, तो जब वो डिसीजन पास होता है तो उसको क्या बुलाते हैं? रेजोल्यूशन बुलाते हैं। अगर 51% हाँ है और 49% ना है, ये तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। ये क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये मैक्सिमम काम में यही चल जाता है। पर जैसे अब यहाँ बात हो गई कि एम्प्लॉय को शेयर देना है, तो जब तक 3 गुना मालिक हाँ नहीं करेंगे, जर्नल मीटिंग किसकी हो रही है? शेयर होल्डर्स की। जब भी जर्नल मीटिंग का नाम सुनो तो किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। तो 3 गुना लोग जब तक हाँ नहीं करेंगे तब तक आप एम्प्लॉय को शेयर दे नहीं सकते। अब आप एम्प्लॉय को दे रहे हो एक ऑप्शन, एक अधिकार दे रहे हो, बस आपने उसको शेयर दिए नहीं है, आप उसको अधिकार दे रहे हो, एक ऑप्शन दे रहे हो कि भाई तू चाहे तो फ्यूचर डेट तक मार्केट की जगह इस कीमत पे हमसे शेयर खरीद लेना, बाजार से मत खरीदना। आने वाले 6 महीने, अभी हम नवंबर में है, 31 मार्च तक अगर आप में से कोई भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। मार्केट रेट अभी 120 चल रही है। अगर आप कंपनी से लेना चाहते हो, कंपनी आपको वही शेयर 100 रुपए का दे देगी। सेम कंसेप्ट वही स्वेट इक्विटी शेयर वाला। पर स्वेट इक्विटी शेयर किसको मिल रहा है? ये किसको दे रहे हैं? एम्प्लॉइज को। इसलिए उनको ऑप्शन दे रहे हैं, कंपलसरी नहीं है। सर वो हाथ में खरीद के बेच सकते हैं। हाँ, ई शॉप भी, पर कोई भी नहीं करता बेटा का, क्योंकि सबका एक लॉक इन पीरियड कंपनी बना के देती है। भाई अगर शेयर खरीद रहे हो तो 3 महीने तो आपको रखना है ना। और मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट होते हैं ना, जैसे आप बड़ी कंपनी में लगोगे आपको मिलेगी, जनरल मैनेजर जो होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं, बिजनेस स्टडीज पे आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, फंक्शनल स्ट्रक्चर पे जो भी बैठे हैं फंक्शनल मैनेजर, उन सबको ऑफर होते हैं। अब जैसे डीसीएम में हूँ, 10,000 शेयर पड़े हुए हैं मेरे पास, रिटायर हो गया, मेरे को मिले थे 10 रुपए पे, आज डीसीएम 1700 रुपए पे। ये शेयर्स कहाँ काम में आते हैं? गिरवी रख देते हैं इनको बैंक के पास कि भैया मेरे पास इतने लाख रुपए के शेयर है, मेरे को पैसे लोन दे दो। हाँ, इसलिए तो यूज कर रहे हैं भाई। अगर अभी मैं इस चीज को बेच दूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलायंस के शेयर मैंने 1800 रुपए पे खरीदे थे, आज उसकी कीमत चल रही है 2200। हर शेयर पे मैं कितना रुपया कमा रहा हूँ? 400 रुपए कमा रहा हूँ। यानी अगर मैंने 10 शेयर पे भी खरीदे होते तो मैं कितना कमा रहा होता? 4000 कमा रहा होता। और मैंने इसकी जगह अगर 10,000 शेयर खरीद रखे होते तो 40 लाख कमाए होते। अब अगर मैं शेयर बेच दूंगा तो मेरी इनकम कितनी आ गई? इस पे मेरे को क्या देना पड़ेगा? 15% टैक्स। इसको कहते हैं कैपिटल गेन। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको क्या वर्ड देते हैं? कैपिटल गेन। अगर आपने 5 साल पहले रखे हुए थे और आज बेचे तो ये कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अभी 6 महीने पहले खरीदे थे और आप बेच दिए तो ये बन गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस पे आपको पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स। क्या पे करना पड़ेगा? तो ये तो अपन जैसे गरीब लोगों की सोच। अमीर लोग क्या कहते हैं? मेरे पास शेयर रखे हुए भैया 2200 रुपए पे चल रहा है शेयर आज, और मेरे पास 10,000 शेयर रखे हुए हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी बन रही है? इनकी वैल्यू बन रही है 2 करोड़ 20। तो एक काम करो, मुझे 1.5 करोड़ का लोन दे। अब अगर मैं लोन लेता हूं तो टैक्स तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये इनकम थोड़ी है, ये तो लोन है। कंसेप्ट यहां से आपके दिमाग में आएगा, लोन है, लोन पे मेरे को क्या भरना पड़ेगा? इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और इंटरेस्ट तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। मैं जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो मेरे लिए बन गया, वो मेरी इनकम को क्या करेगा? कम। और जो मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा हूं उससे मुझे और टैक्स कम पे करना पड़ेगा। अपन जो मैक्सिमम हिसाब किताब कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? पब्लिक सब्सक्रिप्शन का। प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर करते हैं, जो मैंने आपको न्यूज़पेपर्स में भी दिखाया है ना, वो रखा हुआ अभी भी। पब्लिक को इशू करते हैं और पब्लिक को पैसा दे देती है आपको कि हाँ भैया मैं कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ, है ना। अब यहाँ पर ये काटा कुटा हो रखा है, ये 3 चीजें क्या है ये नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ये क्या है ये भी नेक्स्ट पेज पे देखने को मिलेगा। तो ये प्रोसेस तो आपने मेरे साथ पढ़ी ली है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू होता है, एप्लीकेशन रिसीव होती है, तो पहली एंट्री बनी बैंक टू शेयर, फिर ये एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में, तो एंट्री बनी शेयर एप्लीकेशन टू, फिर हम मांगेंगे पैसा अलॉटमेंट का। आगे होके कोई भी चीज नहीं आती, एप्लीकेशन भी आपको आगे होके नहीं आई है, आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था इसलिए आई थी। अब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री बन गई अलॉटमेंट टू, फिर पैसा आ जाएगा तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, और ऐसी कॉल्स चलेगी। इसलिए पैटर्न चल रहा है 1/2, 2/1, 2/1। सेबी कहता है, कंपनी लॉ नहीं कहता। कौन कहता है? सेबी। सेबी कहता है आपको मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन अटेंड करना पड़ेगा? 90। अगर 90 मतलब 1 लाख रुपए मांग रहे हो तो पब्लिक से कितना पैसा आना चाहिए? 90,000 तो आना ही चाहिए। नहीं आया तो वापस लौटाना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर। नहीं लौटाया तो ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा 15%। मजाक थोड़ी है आप ऐसे इशू कर दो और कि हाँ ये आए चलो ठीक है, ऐसे नहीं चल सकता। और कॉल अमाउंट जो आप कॉल कर रहे हो 25% से ज्यादा नहीं हो सकता कॉल्स पे। हाँ, अमाउंट टू बी कॉल्ड नॉट एक्सीड 25%। एप्लीकेशन अलॉटमेंट की कॉल्ड की बात होगी, हाँ ठीक है। और फुल्ली कॉल्ड अप कर देना है शेयर्स को 12 महीने के अंदर अंदर। कितने पे?
12 महीने में अलॉटमेंट से 12 महीने में पूरा पैसा आ जाना चाहिए आपके पास। ठीक है, समझ में आ गई बात?